Hello students, welcome to Cartography IAS. I am Nitish Bhardwaj and dealing with modern history. तो पिछली क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और उस गोलमेज सम्मेलन में या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार से हिस्सेदारी किस किस ने ली और क्या क्या उसके परिणाम निकले, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस करके आए थे। ठीक है, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने के बाद कुछ परिस्थितियां और बदलती चली गई। 1935 का अधिनियम आया था और एक वॉयसरॉय जो हमारे यहाँ पर हुआ था वो कहता है कि 1935 का अधिनियम जो है वो भारत सरकार का अधिनियम माना जाता है, अर्थात जो भारत है वो आज भी गुलाम है अंग्रेजों का। ये ऐसे कहता है यहाँ पर, भले ही वो कहता है कि ये औपनिवेशिक तौर पर नहीं परंतु वैचारिक तौर पर अंग्रेजों का गुलाम भारत सदैव रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अगर आधार बनेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही बनेगा। अब मैं यहाँ पर एक शब्द कहता हूं जो यूपीएससी के मेंस में इतिहास के क्वेश्चन बनाता है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन बना था। काफी बच्चे इसे लिखने में असमर्थ महसूस कर रहे थे क्योंकि इतनी ज्यादा गहनता से मैं सब्जेक्ट को नहीं पढ़े थे। यूपीएससी पर एक क्वेश्चन बनाया, अच्छा परिणाम क्या है इसका या फिर आप किस प्रकार से इसको तथ्यों से भरेंगे। तो यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाता है तो वो ये तथ्य है एक तरह का। तो यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है कि क्या उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद केवल और केवल आर्थिक परिदृश्य को ही परिवर्तित करता है या फिर आर्थिक परिदृश्य के साथ साथ उसकी संस्कृति, उसके विचार, उसके कला, उसका क्षेत्र, हर चीज में अपना हस्तक्षेप करता है या उसको बदल देता है। अगर ऐसा है तो विचार करो और 250 शब्दों में उसको बयान करो। तो इसका मतलब यहां पर यूपीएससी पूछना चाहता है आपसे कि या फिर हम लोगों को बताना चाह रहा है कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद जब भी आप लोगों के भारत में आता है तो वो आपके केवल और केवल कला को चेंज या फिर आपके मैं कहूं आर्थिक परिदृश्य को, इकोनॉमिकल चेंज नहीं करता, उसके साथ साथ आपकी संस्कृति को, आपके राजनीतिक वेशभूषा को, वो हर चीज को बदल देता है। संस्कृति को, विचार को, कर्मों को, हर चीज में परिवर्तन कर देता है। और ये इशारा किस तरफ कर रहा है, तो ये लिंथिंगनो जो है यहाँ पर वॉयसरॉय हमारा, ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, खैर यहाँ पर एक अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में और अगस्त प्रस्ताव के बाद आप लोगों को 1940 में मैंने मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी पढ़ा दिया था। अब 1942 में बच्चों एक मिशन आया जिसको हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। अब इनका नाम काफी ध्यान रखिएगा क्योंकि कैबिनेट मिशन जब आएगा भारत में 1946 में तो क्रिप्स भी उसके साथ होगा। यहां पर एक मिशन आया 1942 में, क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये जो क्रिप्स मिशन था बच्चों सबसे पहले अब्दुल कलाम आजाद से मिला है। सबसे पहले मिला। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अब्दुल कलाम आजाद से सबसे पहले मिला। और ये कर क्या रहा था, क्रिप्स मिशन आया क्यों था, तो जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 1940 में इससे पहले अगस्त मिशन आया, क्योंकि अगस्त महीने में आया था इसलिए अगस्त मिशन के नाम से पड़ा। अगस्त 1940 में आया था भारत में। इसने कहा था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट देने की मांग करते हैं और साथ ही साथ में आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भाग अगर लेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो खत्म होने के बाद हम आपको आपका संविधान बनाने की इजाजत दे देंगे या ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिससे कि भारतीय समाज बन सके या भारतीय संविधान बन सके। अब यहां पर आप एक कंडीशन देख रहे होंगे अगस्त मिशन में कि संविधान तब बनाया दिया जा रहा है जब
द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया जाएगा, मित्र राष्ट्रों की मदद की जाएगी और युद्ध समाप्त होने के बाद होगा। अब आपको इतिहास में एक और फरमाना पड़ेगा, जब आप प्रथम विश्व युद्ध में देख रहे होंगे तो कुछ ऐसी कल्पना की गई थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमको कुछ इसी प्रकार के अपने संविधान या मौलिक अधिकार दिए जाएंगे अंग्रेजों द्वारा। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमने मांग तो की, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे उन अधिकारों को हमको दिया नहीं। यानी अंग्रेजों जब विश्व युद्ध की बारी, जब संकट की घड़ी आती है तो अंग्रेज भारतीयों को यूज कर रहे थे और जैसे ही समाप्त हो जा रहे थे युद्ध तो उनको उनके हाल पर छोड़ दे रहे थे। अब क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हो चुका है, इसलिए कांग्रेस या फिर अन्य जो संगठन है राजनीति के, वो सब के सब इतिहास से कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे तो जाहिर सी बात है इस बार इस मिशन को मानेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। तो ये था अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव जब फेल हो गया तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि क्रिप्स कौन था। तो जो बच्चों आपको क्रिप्स दिखाई दे रहा होगा, बेसिकली ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य था और ये विपक्षी पार्टी में था। ये लेबर एंड रिफॉर्म्स कमेटी के अध्यक्ष भी थे क्रिप्स। तो यहां पर चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, तो चर्चिल ने क्या काम किया, इनको लीडर बनाकर भेज दिया। क्यों? क्योंकि विपक्षी नेता हैं, इसलिए सरकार की आलोचना कर रहे थे, और सरकार की आलोचना करने के लिए भारत का मुद्दा बड़ा बढ़िया से क्रिप्स उठाया करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसलिए यहां पर इसको क्या किया गया, भेज दिया गया। अब जैसे 1942 में क्रिप्स मिशन यहां पर आया तो इसकी मांग क्या क्या लेकर आया हमारे लिए। सबसे पहले तो ये डोमिनेंट स्टेटस लेकर आया, डोमिनेंट स्टेटस, कि हम भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ में सॉरी बच्चों, दूसरा यहां पर ये इसने प्रमुख मांग रखी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म की जाएगी, परंतु ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब फॉर्म की जाएगी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी, और संविधान सभा बनाकर आप लोग इसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया। तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर कि दो प्रमुख मांगे थी, लेकिन हमको चाहिए था पूर्ण स्वराज। इसमें जो है गवर्नर जनरल के अधिकारों को कम नहीं किया जा रहा था। इसमें कहा जा रहा था कि जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय है उसके पास वीटो अधिकार होंगे, परंतु वे वीटो अधिकार यूज करने आवश्यक नहीं होंगे। मतलब गवर्नर जनरल या वायसरॉय की मर्जी पर होगा कि वो कब इस वीटो को यूज कर सकता है, कब नहीं कर सकता, ऐसा यहां पर कहा गया था। ठीक है, अब ये फेल क्यों हो गया? अब ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हम देख चुके हैं कि अंग्रेजों ने हमारा साथ दिया नहीं था, आगे चलकर हमारी मांगे पूरी नहीं की थी। ऐसे ही शायद हम यहां पर देख रहे थे, और जब ये क्रिप्स आया तो क्रिप्स ने कहा कि भाई देखो तुम मेरी बातें मान लो, मैं तुमको 100% की गारंटी देता हूं कि ये मांगे आपकी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मान ली जाएंगी। अब भारत के ऊपर जापान का जो है हमला करने का जो तरीका है वो दिन पर दिन ज्यादा होता चला जा रहा था। यानी जापान भारत पर कभी भी हमला कर सकता था द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि जापान एक अलग खेमे में था और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड एक अलग खेमे में था। तो यहां पर एट लास्ट ये निकला कि क्रिप्स मिशन जिस हाथ आया था उसी हाथ वापस लौट गया। अर्थात ये क्या हो गया बच्चों, तो ये फेल होकर वापस चला गया। तो क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने मानने से इनकार किया, तो आगे चलकर गांधी जी द्वारा 1942 में बच्चों एक आंदोलन की शुरुआत की गई मुंबई से। यहां पर कांग्रेस ने सारी कमान गांधी जी को दे दी, तथा कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि जो भी आगे का आंदोलन का स्वरूप होगा वो कौन देखेंगे, तो वो गांधी जी देखेंगे। तो 8 अगस्त 1942 में
एक आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में एक आंदोलन की शुरुआत की गई जिसको भारत छोड़ो आंदोलन की मैं संज्ञा देता हूं। क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहां पर जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं आप लोगों को एक मंत्र देना चाहता हूं। ये मंत्र का उच्चारण आप लोगों के दिल से होना चाहिए तथा आपकी सांसें इस मंत्र को व्यक्त करती रहनी चाहिए। ये मंत्र है करो या मरो का। ठीक है, तो यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। इसको डिफाइन करते हुए गांधी जी ने अपने भाषण में आगे कहा कि हमको अब स्वतंत्रता चाहिए। हम स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक से अत्यधिक प्रयास करेंगे तथा अगर स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम उसको पाते पाते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु ऐसे परतंत्र हम लोग नहीं जिएंगे। तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने 8 अगस्त के भाषण 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए। ठीक है, इसी आंदोलन को बच्चों आप लोग और नाम से जानते हो क्योंकि मुंबई के वर्धा में हुआ था, तो इसीलिए इस आंदोलन को वर्धा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में एक अगस्त मिशन बताया था मैंने आप लोगों को, या अगस्त प्रस्ताव बताया था मैंने आप लोगों को, जो कि अगस्त 1940 में आया था, परंतु ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हो रहा है, इसलिए इस आंदोलन का तीसरा नाम हम लोगों को देखने को मिलता है अगस्त प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन। अगस्त प्रस्ताव एक अलग चीज है और अगस्त आंदोलन एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहां हम लोग को इस प्रकार से आंदोलन देखने को मिले। ये एक ही आंदोलन के 3 नाम है, वर्धा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त आंदोलन। मैंने आप लोगों को बताया इनके नाम क्यों रखे गए हैं इस प्रकार से, इसलिए। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी जी ने इस प्रकार आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अब 8 अगस्त 1942 को गांधी ने शुरुआत की है तथा नारे दिए हैं। अब अंग्रेजी सरकार इससे बड़ी घबरा गई क्योंकि अंतिम चोट थी और इस प्रकार से यहां पर अंग्रेजों के पास कोई रास्ते भी नहीं बच रहे थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी और भारत को जो साझेदारी है वो चाइना, इंग्लैंड या फिर अमेरिका, तीनों देश, ये बड़े बड़े देश तीनों चाहते थे कि भारत मित्र राष्ट्रों का साझेदार बन जाए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा था। सही, इसलिए बच्चों 9 अगस्त की तारीख को, 9 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त और 9 अगस्त के बीच रात के 12 बजते हैं। तो रात्रि 12 बजे 9 अगस्त 1942 को यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था जीरो ऑपरेशन, तथा जीरो ऑपरेशन के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर जब इन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया बच्चों, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे राजगोपालाचारी हो, चाहे वो गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन सभी नेताओं को रात को 12 बजे 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया जीरो ऑपरेशन के द्वारा। और गिरफ्तार करने के बाद क्योंकि इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं रहा, सब के सब नेता जेल में भर दिए गए, इसलिए इसको लीडरलेस या नेता रहित आंदोलन भी कहा जाता है। लीडरलेस मूवमेंट या नेता रहित आंदोलन। तो आप लोगों ने पाया कि यहां पर इसके बहुत सारे नाम निकले, जैसे कि इसका वर्धा आंदोलन इसी का नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त आंदोलन, नेता रहित आंदोलन, ये सब के सब एक ही आंदोलन के नाम आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये नेता रहित क्यों बना? क्योंकि मैंने बताया कि 12 बजे रात्रि को जीरो ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसकी वजह से सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया तो गांधी जी को कहां पर रखा गया? तो गांधी जी को बच्चों आगा खां प्लेस में रखा गया था।
आगा खां पैलेस, ठीक है, पुणे में है बेसिकली, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सही। अगर मैं जेपी नारायण को देखूं तो हजारीबाग जेल में रखा गया था, झारखंड। हजारीबाग जेल, झारखंड, ठीक है। तो गांधी जी को आगा खां में रखा गया था, जेपी नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, और वहीं राजेंद्र प्रसाद भी इसमें भाग ले रहे थे, तो इनको बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था, ठीक है। इनका भी लिख देता हूं मैं, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है ये, आप लोग क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बांकीपुर जेल पटना, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यहाँ पर जन भागीदारी पूरी तरह से बढ़ती चली गई। छात्रों को गांधी जी ने कहा कि अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप लोग अपने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दीजिए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पर छात्रों ने हड़तालें कर दी, प्रबंधकों को ये आदेश दे दिए गए कि आप लोग ब्रिटिश सरकारों का कहना मानना छोड़ दें, अन्यथा हम स्कूल के प्रबंधक को भी बर्खास्त कर सकते हैं या फिर उसमें हड़ताल कर सकते हैं। यहाँ पर वकीलों को कहा गया कि आप अपनी वकालत छोड़ दें। यहाँ पर अधिकारियों को ये कहा गया कि आप फरमान मानना छोड़ दें अंग्रेजी अधिकारियों का। किसानों को ये कहा गया कि जो जमींदार अंग्रेजों के साथ है या अंग्रेजों का साथ दे रहा है उसको आप जमींदारी देना छोड़ दें। यहाँ पर इतना सारा बातें कही गई। तो जब इतनी सारी बातें कही गई तो गांधी की साक्षर बातों को जनता ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया और जनता ने इसमें खूब भागीदारी ली। अतः इस आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब शायद भारत को गुलाम बनाए रखना या भारत को उसके अधिकारों से वंचित रखना अब सही नहीं होगा और ना ही ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं तो इतना ज्यादा ये फेमस हो चला था कि कुछ जगहों पर तो समांतर सरकारें बना दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकारें चल रही थी, अर्थात वहां पर जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के अधिकार छीन लिए गए थे तथा सामान्य लोग या फिर कुछ महत्वपूर्ण लोगों के हाथों में वे अधिकार चले गए थे। जैसे कि बलिया में चिंटू पांडे, उत्तर प्रदेश, चितू पांडे है ये बेसिकली, मैं बताता हूं आप लोगों के, मिटा रहा हूं मैं बच्चों। जैसे बलिया में समांतर सरकार चल रही थी, सतारा में समांतर सरकार चल रही थी, ठीक है। ये तीन जगह समांतर सरकार चल रही थी बेसिकली, और ताम्रनुक में समांतर सरकार चल रही थी। तो ये तीन जगहों पर समांतर सरकार चल रही थी। बेसिकली सबसे बड़ी जो समांतर सरकार थी वो वाईबी चौहान महाराष्ट्र में थी, सातारा में। ये सबसे बड़ी समांतर सरकार, लंबे समय तक चलने वाली। ठीक है, यह सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार के रूप में देखें तो वो सातारा में है बच्चों। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार थी, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलूंगा सुभाष चंद्र बोस पर, क्योंकि वहां पर एक घटना घटित हुई थी आजाद हिंद फौज की। तो हम थोड़ा सा आजाद हिंद फौज पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये सब काम साथ में हो रहे हैं। गांधी जी अपना एक आंदोलन चला रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर इधर
सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं, जमावड़ा हो रहा है सैनिकों का। ठीक है, चलिए जी सुनते हैं इसको, क्या हुआ इसमें। मोहन सिंह सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको ये आइडिया सूझा। मोहन सिंह बेसिकली ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, क्योंकि युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश सेना उसमें भाग लेने के लिए गई थी। तो मोहन सिंह जापानी कमांडर से मिले तथा उनको कहा कि जो भी आप भारतीय युद्धबंदी है उसको अगर आप मुझे सौंपोगे तो मैं एक आजाद हिंद फौज का गठन करूंगा, या फिर फौज को एक गठन करूंगा, और वो जापान के साथ ब्रिटेन को हराने या फिर भारत को साम्राज्यवाद से मुक्त करने में सहायता प्रदान करेगी वो फौज। तो इसका मतलब ये आइडिया किसका हो गया, तो मोहन सिंह का हो गया। अब यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा था, जापानीज जो है वे पूरी तरह से तैयार थे, और शुरुआत में जापानीज सेना जब पहुंची वहां पर तो उन्होंने मोहन सिंह को अपने भारतीयों को सौंपना शुरू कर दिया, और मोहन सिंह ने कुछ हजार सैनिकों के साथ जो है इस सेना का गठन किया। अगर मैं आपको सिंगापुर की बात बताऊं तो सिंगापुर में जब जापानीज पहुंचे तो उन्होंने 45,000 लोगों को मोहन सिंह के हवाले किया, और मोहन सिंह ने उन सबको बच्चों आजाद हिंद फौज या फिर फौज में या सैनिक के रूप में भर्ती करने के लिए राजी करा लिया। तो 1942 के अंत तक आते आते अगर मैं देखूं तो 40,000 लोग इस आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हो गए थे, या फिर उसमें होने के लिए राजी हो गए थे। सही। एट लास्ट 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों के साथ आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। 1 सितंबर 1942 को बच्चों 16,300 सैनिकों के साथ फर्स्ट डिवीजन का गठन हुआ। ठीक है, अब यहां पर जब 1 सितंबर 1942 को फर्स्ट डिवीजन का गठन हुआ, लेकिन आगे चलकर अगर आप देखोगे तो यहां पर और भी दिक्कत पेश आने लगी, क्योंकि अब 16,300 सैनिक तो बेहद ज्यादा हैं, लेकिन सितंबर में ये बनी है। आगे चलकर अगर मैं दिसंबर की बात करूं, अक्टूबर नवंबर बीच में गुजरे हैं, अगर मैं दिसंबर तक की बात करूं तो शायद ये लोग दिसंबर तक जापान के साथ अपना कोऑर्डिनेट सही नहीं रख पाए। यहां पर थोड़ा दुर्व्यवहार की घटनाएं घटित हुई, तो एट लास्ट रिजल्ट ये निकल कर आया कि जो जापानीज थे ये चाह रहे थे कि जो आजाद हिंद फौज है या इंडियन नेशनल आर्मी जो है INA, ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल आर्मी है बच्चों, आजाद हिंद फौज इसको कह सकते हो दूसरा नाम, ये एक सांकेतिक रूप में हो, सिंबलाइज्ड हो, लगभग 2000 सैनिक हो ज्यादा से ज्यादा। बस ये कौन चाह रहा था, तो जापानीज चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन मोहन सिंह की योजना कुछ और थी। मोहन सिंह कह रहा था कि इस आर्मी में 2 लाख सैनिक होने चाहिए, तो पर नेगोशिएशन भी हो रहा था, तो 2000 और 2 लाख में तो आपस में संबंध या कोऑर्डिनेशन बनने की तो कोई संभावना ही पैदा नहीं होती, क्योंकि जापान के विचार इस सेना को लेकर, इस फौज को लेकर अलग हो रहे थे, और मोहन सिंह के विचार अलग हो रहे थे जो फाउंडर माना जा रहा है इस समय पर। तो इसलिए मतभेद बढ़ते चले गए, और मतभेद एट लास्ट इतने बढ़ते चले गए कि यहां पर यह कार्य पूरी तरह से रुक गया। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये था फर्स्ट इसका चरण, पहला चरण था ये इसका। अब यहां से दूसरा चरण शुरू हुआ। आपने अभी तक इसमें आजाद हिंद फौज में नाम नहीं सुना होगा सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि प्रथम चरण में सुभाष चंद्र बोस की कोई भूमिका आजाद हिंद फौज में नहीं रहती है, लेकिन द्वितीय चरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की रहती है। ठीक है,
तो हम यहां पर देखेंगे कि द्वितीय चरण यहां पर किस प्रकार से शुरू हुआ। द्वितीय चरण देखिए इसी फौज का, चलिए जी, यहां पर अगर द्वितीय चरण की बात की जाए तो इसका द्वितीय चरण 2 जुलाई 1943 से शुरू हुआ बच्चों, जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। ठीक है, यहां पर इसका द्वितीय चरण शुरू होता है जब सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले हो क्या रहा था, 1940 में इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक गठन जारी किया था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जारी क्यों किया गया था, क्योंकि बच्चों यहां पर जब ये पहले कांग्रेस में थे सुभाष चंद्र बोस, तो एक बार अध्यक्ष के चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद एक दल ने सुभाष चंद्र बोस का नाम आगे किया क्योंकि अध्यक्ष बनाया जाना था। और मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष जो चुना जाता है वो वोटिंग के सहारे से चुना जाता था। तो एक दल ने सुभाष चंद्र बोस का नाम आगे किया कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए, और गांधी जी ने अपना एक अलग नाम जाहिर किया कि इसको अध्यक्ष बनाया जाए। अब यहां पर गांधी जी बड़े फेमस थे और कांग्रेस पर उनको लगता था कि उनका प्रभाव बेहद ज्यादा है। लेकिन जब चुनाव हुए और वोटिंग हुई तो वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए कांग्रेस के। और जैसे ही अध्यक्ष पद का चुनाव जीते कांग्रेस के, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर एक अध्यादेश जारी किया और कहा गया कि भारत के आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए हमको एक आर्थिक योजना की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनी है, 5 ईयर प्लानिंग, जैसे नीति आयोग आप लोगों के लिए बनाता है। तो देखो इकोनॉमिक्स भी आपकी कहां से जुड़ी है, तो इतिहास से जुड़ी हुई है। तो लेकिन इस बात से नाराज खफा हो गए गांधी जी। गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, या तो यूपीएससी पूछा है इस क्वेश्चन को, या फिर यूपी पीसीएस पूछा है इस क्वेश्चन को, कि किस निम्नलिखित में से किस, हाँ यूपी पीसीएस ने पूछा पिछली बार बच्चों, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पंचवर्षीय योजना या फिर आर्थिक योजनाओं का विरोध किया था, नीतिगत आर्थिक योजनाओं का विरोध किया था। तो गांधी जी उसका आंसर बनेगा, महात्मा गांधी ने। उसमें पंडित नेहरू आंसर था, एक ऑप्शन था, एक इंदिरा गांधी ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन था पंडित नेहरू उसका गांधी का, और एक ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस का। तो सुभाष चंद्र बोस तो अपनी अध्यक्षता में देते ही हैं इसको, पंडित नेहरू भी सहमत थे। अब इंदिरा गांधी की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वे खुद ही पंचवर्षीय योजना में भाग ले रही थी, तो मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस बचे कौन, तो गांधी जी। तो इसका आंसर राइट गांधी बनता। तो गांधी जी जब नाराज हो चले, तो सुभाष चंद्र बोस को इस बात का पता चला कि गांधी नाराज है, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद 1940 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक का एक संगठन था, उसको गठित कर लिया। ठीक है, तो यहां पर इसको गठित किया गया और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए से ही सबसे पहले ये जाकर मिले। तो अलग अलग जगहों पर जाते हैं ये सुभाष चंद्र बोस। एट लास्ट ये जर्मनी जाते हैं और जर्मनी जाकर वहां पर सहयोग मांगते हैं। फिर ये जापान जाते हैं और जापान में, क्योंकि उससे पहले भी हमारी बातचीत चल रही थी जापान के साथ, तो इसी तरह से यहाँ पर आगे की कार्रवाई होती रहती है। ठीक है, सबसे पहले बेसिकली जून 1941 में रूस जाते हैं बच्चों। सोवियत संघ हुआ करता था उस समय। तो
लेकिन ये सोवियत संघ आगे चलकर मित्र राष्ट्र अर्थात इंग्लैंड और अमेरिका और चीन के साथ मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर इनकी बातचीत इनसे नहीं होती। और जैसे ये सोवियत संघ का दौरा करते हैं उसके बाद ये जर्मनी जाते हैं। जर्मनी आप लोगों को पता भी होगा, हिटलर, तो ये वहां पर हिटलर से मिलते हैं और उसकी सोच को जानने की कोशिश करते हैं। फिर ये फरवरी 1943 में जापान जाते हैं और जापान से मांग करते हैं कि आप इंग्लैंड के विरुद्ध कार्यक्रम की शुरुआत करें और भारत भी आपके साथ होगा। फिर जुलाई 1943 में, क्योंकि ये फरवरी 1943 में जापान गए, तो जुलाई 1943 में ये सिंगापुर पहुंचते हैं। ठीक है, और सिंगापुर जब ये गए बच्चों, तो इनको यहां पर दो व्यक्तियों से मुलाकात हुई जो कि इनकी मदद कर रहे हैं। एक तो रास बिहारी बोस, ये इनकी मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ में सिंगापुर में फाउंडेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कैप्टन मोहन सिंह फाउंडर जो इसके माने जाते हैं। ये रास बिहारी बोस भी बेसिकली शुरुआत से ही कैप्टन मोहन सिंह के साथ जुड़े हुए थे, जो इसके फाउंडर माने जा रहे थे। वो आगे चलकर यहाँ पर इनके साथ मिल गए। ठीक है, ये एक जापानी कमांडर भी इनके लिए दिया गया जिसका नाम था मेजर फुजीहारा। ये जापानी कमांडर था। मेजर फुजीहारा। ठीक है, ये जापानी कमांडर था जो यहाँ पर इनको दिया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है नारे लगाने लगे और यहाँ पर जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो के नारे सुभाष चंद्र बोस ने कहे। आईएनए की एक मीटिंग हुई 1943 में सिंगापुर में और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया और इसी अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज शब्द पहली बार इसको कहकर पुकारा। मैं मिटा रहा हूं ये। आईएनए की मीटिंग हुई, इंडियन नेशनल आर्मी बोल रहा हूं, 1943। कहां पर हुई? तो सिंगापुर में हुई। अध्यक्ष कौन बने? तो सुभाष चंद्र बोस बने। यहां पर 1943 में सिंगापुर में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया आईएनए का, और इसमें सबसे पहली बार इन्होंने आईएनए का नाम बदलकर आजाद हिंद फौज कहा। यहीं पर इन्होंने कुछ नारे दिए जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे कि ये पहला नारा आप लोगों ने सुना होगा, जय हिंद। और इनका एक बड़ा फेमस नारा है, दिल्ली चलो। तो ये नारे यहाँ पर इस समय पर गूंज रहे थे, लगाए जा रहे थे। ठीक है, खैर यहाँ पर जापान को भी लगने लगा तथा आजाद हिंद फौज को भी लगने लगा कि हम लोगों को आगे चलना चाहिए। तो बर्मा और भारत की सीमा पर इस सेना को भेजा गया ताकि ये भारत पर हमला करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पूरी तरह से खत्म कर सके। उससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पत्र लिखा तथा आशीर्वाद मांगा क्या ताकि ये सफल हो जाए। लेकिन जब ये भारत और बर्मा की सीमा पर बच्चों पहुंचे, उसी टाइम पर
जापानी कमांडर्स ने इनके साथ बड़ा बेकार व्यवहार किया, इनको हथियार पकड़ने नहीं दिए गए, इनको गैर सैनिक कार्यों में लगा दिया गया, तो जिससे कि भारतीय कमांडर्स या भारतीय जो सैनिक थे उनका मनोबल जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया या टूट गया। इस वजह से यहाँ पर आजाद हिंद फौज उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई जितना कि होना चाहिए था, अतः ये हार गए। जैसे ये हारे तो भारतीय जितने भी सैनिक थे जो आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके भारत में लाकर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा बहुत सारे व्यक्तियों को कारावास हुई तथा उनको मृत्युदंड दिए गए। इसकी वजह से भारत में दंगे भी हुए। लेकिन ये भी एक पक्ष बनता है कि किस प्रकार से भारत की आजादी में आजाद हिंद फौज का कितना हाथ था या कितना हाथ नहीं था, ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर एक आजाद हिंद फौज में स्त्रियों की भी एक रेजिमेंट रखी थी और इसका नाम रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट दिया गया था। चलो अब उसके बाद बच्चों, क्योंकि 1943 तक हम पहुंच चुके हैं, 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक है, ये 10 जुलाई 1944 में आया था और किस किस के बीच आया था? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मध्यस्थता कराने के लिए लाया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम लीग चाहता है कि पृथक राष्ट्र हो, मांग भी रखी है उन्होंने नारा भी दिया था 1943 में अपने, मैंने आप लोगों को बताया भी था पिछली क्लास में कि हम लोगों को आजाद कर दीजिए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र दीजिए, अंग्रेजों से मांग की गई थी। लेकिन अगर मैं राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 की चर्चा करूं आपके सामने, तो ये फॉर्मूला आधार रखता था द्विराष्ट्र प्रणाली का। इसमें कहा गया कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए, अंग्रेजों को भारत से दूर रखने के लिए, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अंत करने के लिए भारत का साथ देना बड़ा आवश्यक है आपके लिए, इसलिए आप कांग्रेस का साथ दीजिए। फिर जब, ध्यान से सुनिएगा आप लोग क्या कह रहे हैं फॉर्मूले में, जब भारत पूर्ण स्वराज हो जाएगा उस टाइम पर जो देसी रियासतें हैं या फिर जो मुस्लिम बहुलक के इलाके हैं उसमें बहुमत या फिर मत लिया जाएगा उनका, और उनका मत लेने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि वे द्विराष्ट्र प्रणाली चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो यहां पर सी राजगोपालाचारी द्विराष्ट्र प्रणाली का फॉर्मूला रख रहे थे 1944 में, सी राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम था। लेकिन मुस्लिम लीग या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि वो तो ठीक है, परंतु वोट देने का अधिकार सभी जगह पर केवल और केवल मुसलमानों को होना चाहिए, यानी कि जहां पर मुस्लिम बहुलक के क्षेत्र हैं, जो जैसे बंगाल, पंजाब, इन सब इलाकों में मुसलमानों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा कहा गया। उसके बाद एक देसाई और लियाकत समझौता हुआ, यहां लिख रहा हूं, देसाई लियाकत समझौता। ये भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान के बीच में हुआ।
इसमें क्या हुआ भैया, इसमें सबसे पहली बात ये कहा गया कि अंतरिम जो सरकार बनेगी, अंतरिम जो गवर्नमेंट बनेगी, उसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समान सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा और साथ ही साथ में केंद्रीय विधानमंडल में 20% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसी को हम लोग देसाई और लियाकत अली समझौता कहते हैं। परंतु फिर वही जिन्ना की मांग यहाँ पर रह गई और जिन्ना कहने लगा कि जो मुस्लिम बहुलक के क्षेत्र है उसमें वोट देने का अधिकार किसको होना चाहिए, मुसलमानों को होना चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। इसलिए ये भी पूरा काम नहीं कर पाया जितना कि करना चाहिए था। इसलिए आगे चलकर आपने पाया होगा कि संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग है वो भाग नहीं लेता है। खैर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। अभी कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, तो इसमें था सबसे पहले पेंथिंग लॉरेंस, सबसे पहले पेंथिंग लॉरेंस, दूसरे क्रिप्स और तीसरे अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्ति कैबिनेट मिशन में आए थे और ये मैं आपको बता दूं कि इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, क्योंकि तीनों के तीनों व्यक्ति कैबिनेट रैंक के मंत्री थे, इस वजह से इसको कैबिनेट मिशन के नाम से पुकारा गया। यहाँ पर कैबिनेट मिशन के नाम से इसको पुकारा गया। ये क्या करेंगे कि भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा किस प्रकार मिले तथा संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हो, यहाँ पर ये सारा कार्य किया गया। ये आप लोग अपनी पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते होंगे, शुरुआत करते होंगे, तो वहां पर इस कैबिनेट मिशन क्या आप लोग पूरा पढ़ते होंगे। ठीक है, इसके बाद खैर चुनाव हुए और चुनाव होने पर यहाँ पर रस्साकशी चली। इसके बीच में तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में काफी सारी, खैर मैं कहूँगा, तो इसमें मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। वैसे लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे अगर मैं कांग्रेस के प्रदर्शन को देखूं तो इसमें 91% जो वोट है वो गैर मुस्लिम प्राप्त हुए कांग्रेस को, और इसमें 102 में से 57 सीटें कांग्रेस ने जीती। इसमें बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस जीत गई। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम लीग मांग उठा रहा था कि ये इलाके बहुलक के इलाके, जैसे बलूचिस्तान का मुस्लिम बहुलक इलाका था, तो लेकिन वहां पर भी बलूचिस्तान की तरफ या उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश कहते थे उसको, या असम, उन सब में मुस्लिम लीग हार गई और कांग्रेस जीत गई। इधर मुस्लिम लीग को अगर देखा जाए तो 86.6% मुस्लिम वोट मिले। इन्होंने 30 आरक्षित स्थानों पर कब्जा कर लिया अपना। तो ये इन दोनों का बच्चों इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या रहा है, चुनाव का परिणाम रहा है। हालांकि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना दी गई। सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया बच्चों। और इस अंतरिम सरकार में मैं आप लोगों को बता देता हूं कहां कहां किस किस को कौन कौन सी जगह मिली है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग भी था। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को कार्य परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंध मिले। दूसरा वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना और प्रसारण मिला इनको, यानी कि होम मिनिस्ट्री मिली है। बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति, कॉमर्स। 5वें सी राजगोपालाचारी थे, इनको शिक्षा मिली है।
छठवें C.H. भाभा थे, इनको निर्माण, खनन एवं ऊर्जा मिली है। सातवें राजेंद्र प्रसाद थे, इनको कृषि एवं खाद्य मिले था। आठवें जगजीवन राम थे, इनको श्रम मिला था, लेबर। नौवें आसफ अली थे, इनको रेलवे मिला था। 10वें के लियाकत अली खान थे, मुस्लिम लीग हो गए यहाँ से शुरू, ये मुस्लिम लीग के थे, इनको वित्त दिया गया था, महत्वपूर्ण विभाग है काफी फाइनेंस का। इब्राहिम इस्लाम चंद्रनगर थे, इनको मुस्लिम लीग के थे, इनको वाणिज्य दिया गया था, कॉमर्स का। अब्दुल रब निश्तर थे, मुस्लिम लीग के थे, इनको संचार दिया गया था। गजनफर अली खां थे, मुस्लिम लीग के थे, इनको स्वास्थ्य दिया गया था। और लास्ट थे 14 मंत्री थे टोटल। लास्ट थे जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम के लीग के थे, उनको कानून लॉ दिया गया था। तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार के ये मंत्री थे बच्चों, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर टिक ना सके और जब संविधान बनाने की बारी आई, संविधान निर्माण की बारी आई, तो सांप्रदायिक ताकतें पूरी जोर पर आ गई, दंगे फसाद होने लगे और मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा है उसका विरोध कर दिया और पृथक निर्वाचन के लिए कहने लगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वॉइसरॉय यहाँ पर आया, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले उसने मुस्लिम लीग से मुलाकात की, मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की, फिर कांग्रेस से मुलाकात की। उसने ही यहाँ पर पृथक सांप्रदायिक आधार पर देशों में विभाजन करने की योजना बनाई। उसके बाद आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, लेकिन सेना के जो मामले हैं वो सारे के सारे अभी अंग्रेजों ने अपने पास रखे। जब तक संविधान नहीं बन जाता शुरुआती दौर में, तब तक सेना उनके पास ही रहेगी। जो वैसे तो पॉलिटिकल हिस्सा है, जो रियासतें थी उनको कहा गया कि या तो आप पाकिस्तान में जाकर मिल जाइए, या हिंदुस्तान में जाकर मिल जाइए, या फिर स्वतंत्र हो जाइए। ये 3 रास्ते उनको दिए गए, आप सभी जानते हैं। उनमें से जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जो थी, वो 3 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र होना चाहती थी या कुछ पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, परंतु उनका इस प्रकार से ना हो सका। तो ये था बच्चों इतिहास 15 अगस्त 1947 तक का। आप लोगों को ये महत्वपूर्ण है जो मैंने आप लोगों को लिखवाया। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।